गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त। तो आज हम सेकंड चैप्टर लेकर आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम गैप हो गया बीच में, थोड़ा सा सिकनेस की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट के सारे 11 वीडियोस देख लिए होंगे और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारा सीबीएसई का करिकुलम है, यूपी बोर्ड का करिकुलम है, उसके हिसाब से सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है, एक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहली बात तो मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमें जो पढ़ना है वो टोटल पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, ठीक, और पार्ट 2 में जो पढ़ना है वो टोटल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। देखिए, पहला ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप जानकारी रखते हैं, दूसरा जो शब्द है उसके बारे में आप बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी दिमाग के अंदर मत डालिए ना, इसको सोचने की ज़रूरत है। ये जब पहला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा तब इसकी शुरुआत होगी, और इसकी शुरुआत ऐसे होगी कि आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक, पोटेंशियल जो है ये आपका जाना पहचाना है, फिर भी इसको समझने के लिए काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल को पढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन पोटेंशियल को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप क्लास 6 से इस शब्द को सुनते आ रहे हैं। पोटेंशियल को किस फॉर्म में सुनते आ रहे हैं? वो है पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ, क्लास 6 से 6 में, 7th में, 8th में आप एक चीज़ सुनते होंगे, जैसे आपको बार बार पढ़ाया जाता होगा कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचिए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, किसी चीज़ को हाइट पे ले जाइए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। बाद में वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है या कंजर्व होता है। तो कहने का मतलब क्या था, स्प्रिंग में जो एनर्जी थी, जब खींचे थे हमने स्प्रिंग को या किसी स्ट्रिंग को, ठीक है, तो उसका नाम होता था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बहरहाल आपको ये चीज़ 11 में पढ़ाई गई होगी, वहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बताई गई होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा गया होगा। ठीक है, और यही चीज़ जब एट अ हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी आप लेकर गए होंगे तो इसी चीज़ को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा गया होगा। ठीक है, अब समस्या ये आई, क्या ये चीज़ चार्जेस में भी पॉसिबल है? मतलब किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए और उसके अंदर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है? तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ से उठना इससे चालू हो गया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलाम्ब फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों दूसरे के सगे भाई हैं। अब दोनों दूसरे के सगे भाई अगर हैं तो एक ने बताया F = G m1 m2/r² और दूसरे ने बताया F = K q1 q2/r²। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों का जो स्वरूप है, देखने में जिनकी खूबसूरती है वो एक जैसी है। तो इसका मतलब ये हुआ, और दूसरी बात हमने एक दिन पढ़ाते हुए आपको बताया था कि दोनों कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, दोनों जो होते हैं कंजर्वेटिव नेचर होते हैं। तो इन दोनों के अंदर बड़ी समानता है। अब दोनों के अंदर बड़ी समानता है तो एक के पास अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरे के पास भी उसी से मिलती जुलती कोई एनर्जी होनी चाहिए। तो उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम रखा गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये शब्द हमारे पास निकल कर आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। हमें इसको पढ़ना है और इसको समझना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी शब्द निकल कर आता है। तो हमारे पास समस्या ये आई, हम इसको समझें कैसे, इसको निकालें कैसे। क्लास 11 में भी आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, जिसको आपने U से रिप्रेजेंट किया था और इसका फॉर्मूला -G/m/r निकाला था, मतलब m1 m2/r निकाला था। कुछ ऐसा ही अगर यहाँ देखा जाए, अगर हम इससे कंपेयर करें तो जो यहाँ की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आने वाला है वो हमारे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर उसी से कंपेयर करें तो कि q1 q2/r होना चाहिए। इतना होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकालते समय। माइनस साइन अगर आ जाए तो ये दोनों एक जैसे प्रूव हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, लेकिन माइनस साइन यहाँ इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन था। तो यहाँ पर भी हम अट्रैक्शन लगाकर देख लेंगे कि माइनस साइन आता है या नहीं आता है। देखिए, एक अंतर है दोनों में, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है और ये अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव
दोनों हो सकता है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अट्रैक्टिव के लिए हम फॉर्मूला इसका निकाल के देखेंगे और देखेंगे कि माइनस के साथ इतना आता है या नहीं आता है। वो सारे डिस्कशन अभी हम तुरंत के तुरंत करेंगे, समय को बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे। तो आज का हमारा जो लक्ष्य है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले बच्चा हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसके फार्मूले की ओर बढ़ेंगे। आज आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 की चैप्टर 2 है, फर्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूँ। पार्ट फर्स्ट जो चैप्टर 1 था उसको मैंने 11 वीडियोस में कंप्लीट किया था, ठीक। जिसने भी ये 11 वीडियोस नहीं देखी हैं उसको चैप्टर 2 पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो प्लीज़ वो सारी 11 लेक्चर्स हमारे जाके उसको प्लीज़ देखिए, ठीक, समझिए, नोट्स बनाइए। कोई क्वेरी अगर है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, उसमें ऐड हो जाइए, या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7007501011 पर संपर्क करिए, ठीक है। तुरंत आपको समाधान मिलेगा आपकी समस्या का, जिन बच्चों को हो रहा है। और जो बच्चे ऑलरेडी इस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे यहाँ जो गर्ल्स या बॉयज़ कनेक्टेड हैं उनसे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी रिएक्टिव। आप कोई ऐसे एलिमेंट तो है नहीं जो इनर्ट गैस की फैमिली से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा एक्टिव बनिए, है ना। एक्टिव बनने से मेरा ये संबंध है कि आपको जब कोई चीज़ कही जाती है तो आप उसका रिस्पॉन्स देना सीखिए। आपको जब मैं कोई चीज़ भेजता हूँ पढ़ने लायक तो उसको आपने कंप्लीट कर लिया है या नहीं कर लिया है, ये चीज़ मुझे सूचित करें, मुझे लगे तो कम से कम आप पढ़ रहे हैं। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपका उस ग्रुप में रहने का कोई मतलब नहीं है ना। तो आप मेहनत से पढ़िए, हमें पता भी चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, हमें सूचित भी करें क्योंकि हम आपके शिक्षक हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता भी चलना चाहिए बच्चा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब बस इतना ही था। अब हम जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को और उससे आपको पढ़ाएंगे और हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ाएंगे। चलिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी जी बच्चों के सामने प्रकट हो जाइए अपने असली स्वरूप पे। तो आ रही है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी जी आपके पास। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसको समझिए। देखिए एनर्जी जब जब बात की जाती है तो एनर्जी का मतलब है, एनर्जी का स्वरूप जो होता है वो हमेशा वर्क से होता है। एनर्जी कभी भी वर्क के बिना डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। क्लास 11 में आपने वर्क एनर्जी थ्योरम तक पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है ना। ये जैसे है ना, एक हिंदी में एक दोहा था, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है कि सारी ही की सारी है कि नारी ही की सारी है, ऐसा कुछ था, ठीक। तो वैसे ही है ये कहानी कि वर्क है कि एनर्जी है या वर्क है, एनर्जी की ही वर्क है कि वर्क की एनर्जी है। तो वही कहानी है यहाँ पर। आप जब फार्मूला कहीं वर्क का लगाना हो तो आप एनर्जी का लगा दीजिए, एनर्जी का लगाना हो तो वर्क का लगा दीजिए, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत मज़ेदार है दोनों आपस में। तो हमको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और हम सहारा लेंगे इसको डिफाइन करने के लिए वर्क का। तो ऐसा कहा जाता है, इसको डिफाइन करने के लिए हम कंसीडर करेंगे एक चार्ज ले लेंगे और इस चार्ज को हम कहीं पर रख लेंगे। जैसे इस चार्ज को हमने इस पॉइंट पे रख लिया, आपको पता है इस चार्ज को जब मैंने इस पॉइंट पर रख लिया, सपोज दैट दिस पॉइंट इज P, इस पॉइंट पर जब मैंने इस चार्ज को रख लिया तो इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड हो जाएगी। अभी मैं फील्ड का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ बच्चा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड हो जाएगी। तो इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड हो जाएगी और दूसरा चार्ज जो दूर कहीं पड़ा हुआ है, मान लेते थोड़ी देर के लिए ये Q1 थे और दूसरा चार्ज, इसको हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, दूसरे को भी पॉजिटिव ले रहे हैं, रिपल्सिव हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये Q1 हो गया और दूसरा चार्ज भी हमारा Q2 मान लेते हैं और उसको मान लेते हैं हम इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है? इससे कहीं दूर इन्फिनिटी पर, ठीक, इन्फिनिटी पर ये चार्ज, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये चार्ज है और इसकी वैल्यू है Q2। डेफिनेशन क्या बनाई गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वो देखिएगा। आपको मैंने सबसे पहले बता दिया है कि एनर्जी की डेफिनेशन वर्क के टर्म में ही होती है। तो सुनिएगा क्या कहा गया है, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, नोट करिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, देखिएगा ये हमारा चार्ज है,
ठीक है। तो आप इसको कहाँ पर ला रहे हैं, जैसे चार्ज मान लेते हैं यहाँ नहीं रखा है, चार्ज यहाँ रखा हुआ और चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड है, इस पॉइंट पर कोई फील्ड है, जैसे मान लिया इस पॉइंट पर ई फील्ड है, ठीक। तो आप इस चार्ज को इस पॉइंट पे ला रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज यहाँ नहीं रखा हुआ है, चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट पे ला रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज या टू ब्रिंग एनी चार्ज, whatever you want to write you can write, to bring a unit, to bring any charge from infinity to a point in the electric field। भाई इस चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट P था तो यहाँ पे ले आए, टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में किया गया जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखिए कितनी क्रिस्टल क्लियर एकदम मजेदार डेफिनेशन है। तो बच्चों बताइए पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज, टू वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to a point in the electric field is known as electrostatic potential energy at that point। ये अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा at that point, क्योंकि अगर वही चार्ज अगर यहाँ पे लाया जाता, इस पॉइंट पे लाया जाता तो पोटेंशियल एनर्जी बदल सकती थी। वही चार्ज अगर इस पॉइंट पे लाया जाता तो पोटेंशियल एनर्जी बदल सकती थी। वही चार्ज अगर इस पॉइंट पे लाया जाता तो पोटेंशियल एनर्जी बदल सकती थी। मतलब फॉर डिफरेंट पॉइंट्स देयर विल बी डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑन विच द चार्ज इज ब्रॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पर चार्ज को लाया गया है। ठीक, ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट लिखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। potential energy depend upon which potential energy, electrostatic potential energy depend upon initial and final point, not upon the path followed। ये path followed पर डिपेंडेंट नहीं होती। अब यहाँ से आप निकले और जूम बराबर जूम शराबी, जूम बराबर जूम शराबी करते हुए यहाँ पहुँचे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे सीधा आए चाहे आप घूमते गाते आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आपकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी रहेगी। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट फॉलो या डू नॉट डिपेंड अपॉन द पार्ट फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल, इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये इसका फैक्ट है, क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया है कि ये कंजर्वेटिव हमारे जो फोर्सेस होते हैं या कंजर्वेटिव जितने भी फोर्सेस होते हैं वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना भाई। चलिए फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई फार्मूला निकाला जाए। तो एक बढ़िया सा फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकालते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की जब यूनिट की बात करते हैं तो आप कहोगे सर यूनिट मत बताइए क्योंकि हम पहले जानते हैं, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं क्योंकि आप लोगों में से कुछ बहुत बड़े महान लोग भी बैठे होते हैं, उनके लिए बता देता हूँ। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी देखिए वर्क है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर वर्क है तो यूनिट तो इसकी जूल फिक्स हो गई, और एनर्जी शब्द जब जुड़ा हुआ है तो वैसे भी यूनिट जूल ही होगी। ठीक है, तो इसकी यूनिट तो फिक्स है, इसकी यूनिट के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करने जा रहे हैं इसके फार्मूले का। देखिए हमने पोटेंशियल एनर्जी तरह तरह की पढ़ी है, mgs भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, Gmm/r भी पढ़ी है, बहुत तरीके की पोटेंशियल एनर्जी हमने जीवन में पढ़ ली। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, ठीक है, पढ़ी क्या अभी पढ़ रहे हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, स्प्रिंग वाली। हाफ kx² होती थी, याद करो जरा, याद आ रहा नहीं याद आ रहा, हाफ kx² होती थी। तो देखिएगा इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी है, क्लास 11 में एकदम एज इट इज ऐसा ही डेरिवेशन किया था। अब देखिए डेरिवेशन करने के लिए आप चार्जेस को चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं, आप चाहें तो निगेटिव चार्जेस ले सकते हैं, आप चाहें तो पॉजिटिव निगेटिव का पेयर ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप आंख बंद करिए, जो चीज़ चूज करिए उसको हम ले सकते हैं। देखिए 3 हैं, ये सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये भी सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये हैं अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स। ठीक, तो सेम वाले 2 हैं तो हम सेम वाला ही ले लेते हैं, अनलाइक वाला नहीं लेते हैं। ठीक है, हम आपको बता देंगे लास्ट में क्या चेंज आएगा, ताकि आपको कभी ये वाला करना पड़ जाए
ठीक, इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे बोर्ड में कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको जानना जरूरी है। देखिए दोनों सेम है, चार्ज पार्टिकल, तो आपको जानना जरूरी है कि कैसे डेरिवेशन होगा। ये दोनों तो मैं कर ही दे रहा हूँ, इस कैसे ये वाला कैसे डिफरेंट होगा उसका तरीका भी मैं बता दूंगा, तो आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है और उसका दूसरा भाई जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ये भाई हमारा चार्ज पार्टिकल है, कहाँ मान लूँ भाई, यहाँ मान लेता हूँ, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, इसको मान लेता हूँ Q1, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है ना, यहाँ पे नहीं निकाली जाती, इसे किसी पॉइंट पे निकाली जाती है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने मान लिया पॉइंट P था और यहाँ से डिस्टेंस R थी, जहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा इसकी वजह से और आने वाले चार्ज की वजह से। ध्यान रखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी है वो केवल एक चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी थी वो केवल एक चार्ज पर डिपेंडेंट थी। इलेक्ट्रिक फोर्स जो था वो दो चार्जेस पर डिपेंडेंट था। यहाँ मैं शॉर्टकट में साइड में लिख रहा हूँ, प्लीज़ इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला था वो दो चार्जेस पर डिपेंडेंट था। इसका फॉर्मूला होता था के मतलब 9 × 10⁹ और दो चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R²। जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो सिर्फ था कि Q अपॉन R², जहाँ पर K का मतलब हमारा 1/4πε0 से है, ठीक है। जो हमारी फील्ड का फार्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आने वाला है, ये भी दो चार्जेस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि कितना चार्ज लाया जा रहा है और कितना चार्ज यहाँ पर है। बहरहाल ये मैं एडवांस में बता दे रहा हूँ, अभी प्रूफ करके भी आ जाएगा। तो Q1 इज द चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एग्जिस्ट, ठीक है। अब एक चार्ज लेके आ रहा हूँ मैं इन्फिनिटी से, मैं जा रहा हूँ इन्फिनिटी पर, आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। ये मैं पहुँच गया इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2, इस Q2 चार्ज को मैं लेकर आने वाला हूँ इस पॉइंट P पर। तो Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है। देखिए Q2 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फील्ड है, और फील्ड किसकी है, इसकी है। तो कहने का मतलब ये है कि फील्ड का भी एक रोल है यहाँ पर, लेकिन अभी वो रोल मैंने डिस्प्ले नहीं किया आपको। अभी वो रोल अचानक से कर्टेन हटेगा, पर्दे के पीछे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो सामने आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी वो चीज़ बाकी है, वो भी आपके सामने आनी है। चलिए फिर, तो ये हुई हमारी, इसको लाइए, चल भाई इधर चल 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 चल। अब देखिए निकाले कैसे यार, क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसको निकाले कैसे, यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल यहाँ तक लाना है। देखिए करना क्या है, आपको वर्कडन निकालना है, असलियत ये है। और वर्कडन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बड़ा आसान सा काम है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का, याद है ना। तो एक काम करिए, कोई दो पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, इंडिकेशन करेंगे हम यहाँ पर। दो पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, इसे पॉइंट A मान लीजिए, इसे पॉइंट B मान लीजिए, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है उसे dx मान लीजिए, ठीक। dx की जो यहाँ से डिस्टेंस है उसको x मान लीजिए इस पॉइंट से, ठीक। और dx मतलब A से B लाने में वर्कडन निकाल लीजिए, A से B ले जाने में वर्कडन निकाल लीजिए, उसके बाद उसको कर दीजिए इंटीग्रेट, क्योंकि छोटी से डिस्टेंस के निकाला गया वर्कडन निकाल लीजिए। उसके बाद उसको इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाने के लिए, मतलब आप ला रहे हैं इन्फिनिटी से और कहाँ तक ला रहे हैं, r डिस्टेंस तक लाने के लिए वर्कडन निकाल सकते हैं। तो ऐसा हम करने जा रहे हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं अब मैं क्या कह रहा हूँ। 11th क्लास में भी ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी बच्चा, तो मैंने क्या समझाया आपको, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करिए, आपको इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक आपको टोटल वर्कडन निकालना है, और वही वर्कडन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा गड़बड़ी मत करिए, थोड़ा सा होशियारी करिए। यहाँ पर होशियारी किस टाइप की, आप एक काम करिए कि आप छोटी सी डिस्टेंस का वर्कडन निकाल लीजिए। छोटी सी डिस्टेंस dx, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्कडन करेगा। और आपको पता है अच्छे से कि आपको सिखाया गया है इंटीग्रेशन करना, बस तुरंत उसी छोटे से वर्कडन में लगा दीजिए इंटीग्रेशन, और तुरंत उसको इंटीग्रेशन को इन्फिनिटी से लेकर r डिस्टेंस तक इंटीग्रेट कर दीजिए। बस इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक का वर्कडन आ जाएगा, और वर्कडन ही पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। इट इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, जब आपका रिजल्ट आया तो वो चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होनी चाहिए वो दो चार्जेस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए, ये चेक कर लीजिएगा। मैंने बताया था फोर्स जब अट्रैक्टिव हो तो निगेटिव साइन आना चाहिए, वहाँ बताया था, और जब रिपल्सिव हो तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर दोनों चार्ज को आपने पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पर साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये दूसरी बात हो गई, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्रॉस चेक करिएगा। अभी जब मैं डेरिवेशन कर लूँ तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि सर जिसने सही किया है या फर्जी पढ़ा गए, हमको सुबह सुबह मुहूर्त बना गए हैं। चलिए आइए देखिए, Q2 ला रहे थे, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ से आ गए। तो काम करिए, A से B ले जाने में वर्कडन देखिए, लेट
थोड़ा देर के लिए लेट जाइए। लेट द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज, कौन सा चार्ज, Q2 फ्रॉम पॉइंट A टू B, BB ये वो BB नहीं है जहाँ से देखिएगा कौन से BB है। कुछ लोग तो खुश हो जाएंगे, फ्रॉम पॉइंट A टू B, सोचेंगे हमको BB मिल गई। ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम पॉइंट A टू BB DW, हम मान लेते हैं छोटा सा चार्ज जो Q2 था उसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो DW था, तो DW का कितना हो जाएगा देखिएगा भैया, DW इक्वल टू हो जाएगा जो फोर्स आप लगा के ला रहे हो ना वो, देखिए भाई एक बात सुनिएगा, जब आप ये चार्ज ला रहे हो अंदर की ओर फोर्स लगाकर, तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको फोर्स लगाकर लाना पड़ेगा। आप कहोगे सर लाना क्यों पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका एक कारण है। देखो ये भी है पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव, दोनों के बीच होगा रिपल्सन, और दोनों के बीच रिपल्सन अगर हुआ तो ये कभी संभव नहीं है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। एक दूसरे को रिपल करेंगे तो एक दूसरे को दूर खींचेंगे। अगर आपको लेकर जाना है तो जो रिपल्सिव फोर्स है उसी के इक्वल आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा उसी की ओर, तो वो जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर की ओर जा सकता है। दिस इज द फैक्ट। तो कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि हम जो फोर्स लगाएंगे वो अंदर की ओर होगा, मतलब हम जो फोर्स लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स है, मैंने यहाँ EX लिख दिया है, ठीक, और साथ साथ में DX डिस्टेंस है, FEX एक्सटर्नल फोर्स अंदर की ओर लगेगा ऐसे, क्योंकि हम अंदर की ओर ला रहे थे। तो एंगल कितना बनेगा, डिस्टेंस भी अंदर की ओर ही है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो cos 0 बनेगा। कितना बनेगा, cos 0 डिग्री बनेगा। लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स था वो इसके इक्वल और अपोजिट था, तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकता हूँ माइनस का FE, और साथ साथ में लिख सकता हूँ DX, और cos 0 तो सुना है 1 होता है, तो ये मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों इक्वल होंगे तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा। ये तो बच्चा जानता है हमारे मोहल्ले का, आप लोग तो पक्का जानते होंगे। तो ये फार्मूला हो गया छुटका सा वर्क डन करने में। अच्छा ये FE कितना होगा यार, FE तो जानते होंगे हम लोग, यहाँ लिख ले कोने में, FE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो FE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये होता है सुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R मत कहना गिरा के मारेंगे, जहाँ पर है ये पार्टिकल तो x डिस्टेंस होगी, तो यहाँ लिखोगे तुम बेटा x का स्क्वायर, यही लागे रख दो, यही लागे, कौन सी भाषा है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। ऊपर वाला भी महान है, देखो यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर DX और यहाँ x स्क्वायर, मतलब मामला साफ साफ है, इंटीग्रेशन आराम से हो जाइए, ठीक है, चिंता का कोई विषय है ही नहीं, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, साफ साफ बता दो कोई समस्या हो अभी तो, नहीं बाद में विकराल रूप धर के कैंसर बन जाएगी ये बीमारी, बहुत समस्या हो जाएगी। चलो ये छोटका सा वर्क डन इतना बड़ा सा निकला, इसीलिए कहते हैं किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। दस दिन बाद बीमारी से बाहर निकले, आज सब पढ़ा रहे हैं तुमको, इतनी बुरी नज़र लगाते हो तुम लोग, सब लोग कह देते हो नाइस वीडियो, अच्छी वीडियो, अच्छी वीडियो, उसका भुगतान हमको करना पड़ता है, नज़र लगा देते हो यार तुम लोग, ठीक है, और उसके बाद हम बीमार हो जाते हैं। अब एक काम करो, टोटल वर्क डन निकालो, ठीक, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, यहाँ लिख रहे हैं हेंस टोटल वर्क डन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही है और कुछ नहीं, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम, कहाँ से, इन्फिनिटी से टू पॉइंट P,
इन्फिनिटी से p में लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसका जवाब है कि w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर r डिस्टेंस तक ऑफ dw। छोटा सा वर्क डन था, देखने में वो बहुत बड़ा था, नाम उसका छुटका है, देखने में बहुत बड़ा है। ठीक है भाई, देखने में काफ़ी बड़ा है, नाम उसका छुटका है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। हमने लिख तो दिया है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग में आ नहीं रहा होगा तो समस्या हो जाएगी, तो देख लीजिएगा, थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये अगर नहीं दिख रहा होगा इतना इधर का हिस्सा, तो समझ लीजिएगा इधर हमने थोड़ा W लिख रखा है। ठीक है, इधर W लिख रखा है क्योंकि वो टोटल वर्क डन है, वही पोटेंशियल एनर्जी बाद में बन जाएगा, ये तो दिख ही रहा होगा। बोर्ड का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, हमारा साइज़ छोटा कम है और कैमरे का साइज़ भी थोड़ा छोटा है, इसलिए ऐसे समस्या आ जाती हैं, माफ़ करिएगा। कभी कभी हम सही कर लेते हैं समस्याएं, कभी कभी नहीं कर पाते क्योंकि टेक्निकली बहुत वीक हैं हम, है ना भाई। इन्फिनिटी यहाँ रख देते हैं, r यहाँ रख देते हैं, dw की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए, यहाँ q1 रख दीजिए, यहाँ q2 रख दीजिए, यहाँ पे x² रख दीजिए और यहाँ पे dx रख दीजिए। ठीक, लाइए सब बाहर, जो इंटीग्रेशन नहीं होने वाली चीज़ें उनको सबको बाहर बटोर लाइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन x का स्क्वायर आए, ये सब बाहर, x² बाद में निकालिए, उसी का तो इंटीग्रेशन होना है। ऐसी गलती मत करिए भाई, इन्फिनिटी से लेकर r तक, और ये 1/x² और साथ साथ में dx। इतना पहले कॉपी करिए, कॉपी करिए इतना, तब आगे का पढ़ाएंगे हम, समझे ना। कुछ नहीं बचा है, 1/x² का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 1/x² का इंटीग्रेशन शॉर्टकट में बता भी सकते हैं क्योंकि जो समझदार समझ जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा साइड में डिटेल में दे देंगे। जिनको नहीं समझ में आएगा वो रट लेंगे, जिनको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो समझ लेंगे। बाकी बच्चे कुछ ऐसे होंगे जो तुरंत अपने आप समझ जाएंगे। रफ करें बोर्ड। देखिए बाबू, 1/x² ds का जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होता है, सुनिएगा। लिमिट तो वहाँ ला के रख देंगे। कहा जाता है x² का मतलब होता है x की पावर -2। ठीक है, इंटीग्रेशन में सुना है पावर जुड़ जाती है, तो -2 + 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, जो ऊपर आएगा -2 + 1 वही पावर में, जो वही नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हो जाएगा x की पावर -1 और नीचे हो जाएगा -1। मतलब इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं माइनस का 1/x, चाहें तो। इंटीग्रेशन हटाइए भाई, इंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रेशन थोड़ी लगेगा, चाहें तो इतना लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस का 1/x। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं हमारा जो वर्क डन है, मतलब जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। q1 q2 नीचे कुछ नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, इसके नीचे कुछ लाने का मन कर रहा है। तुम ही लोगों को रख दें क्या एक एक करके। कितना हो जाएगा माइनस का, सॉरी इंटीग्रेशन हो चुका है ना, वहाँ शॉर्टकट में कर दिए ना, तो 1/x और लिमिट यहाँ रख दो इनफाइनाइट से लेकर r तक। अब लिमिट इंटर करो, पापा मम्मी कहते हैं इंटर पढ़ो, तो सर जी कहते हैं इंटर करो, है ना। लिमिट इंटर करते हैं पहले अपर, तो ये हो जाएगी 1/r, माइनस भैया प्रकृत में पहले से था और माइनस यहाँ आ गया तो प्लस का हो जाएगा 1/∞। तो कितना आया लास्ट में
कहीं को छूटा उटा तो नहीं? हाँ, एक चीज़ छूटी है, वो यहाँ पर याद करो, जो फोर्स लग के आगे हमने माइनस लगाया था, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखा था तो उसके आगे हमने माइनस लगाया था, वो माइनस छूटा हुआ चला आ रहा है, यहीं छूट गया है, वहाँ तक लिखा था, तो वो माइनस लगाते रहिएगा, नहीं अभी गड़बड़ हो जाता। तो इस माइनस से माइनस टकराएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। हमारी मन की इच्छा भी पूरी हो गई, R भी नीचे आ गया। ये कहाँ गया पता है? 1/∞ का मतलब होता है 0, इसलिए ये गायब हो गया, इतनी क्वांटिटी आ गई। यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, और सामान्यतः इसको हम U से डिनोट करते हैं। अपनी जन्म में हमने यही पढ़ा है और यही पढ़ाया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो यहाँ हमने कोने में देखे सारे फार्मूले लिखे थे। अब जरा कंपेयर करिए, फोर्स में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक Q कम हो गया, जबकि यहाँ पर Q है लेकिन एक R कम हो गया। ठीक, तो ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट करिए और एंजॉय करिए इस टॉपिक को जल्दी से। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बच्चा पढ़ लिया। अभी हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया है, और हमने आपसे वादा किया था हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं पढ़ाया है, इसलिए खुश मत होइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ानी पड़ी हमको। बहुत बुरे कर्म किए होगे तुम लोग ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, तभी इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा है। रफ करें भाई, हमने आपसे कहा था कि जहां पर फील्ड छुपी हुई है, तो जरा फील्ड जहां छुपी हुई है उसको थोड़ा बाहर निकाल लें। एनसीईआरटी के पैटर्न को अगर फॉलो करें हम तो बेहतर होगा, क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो स्टडी की जाने वाली बुक है वो एनसीईआरटी है, और बोर्ड तो 100% फॉलो ही करता है, चाहे वो हमारे यहाँ स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो। ठीक है, मतलब सीबीएसई हो, सारे बोर्ड से होते हैं वो फॉलो करते ही करते हैं। तो एनसीईआरटी को जिस ऑर्डर में पढ़ा रही है उसी ऑर्डर में हम भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। लेकिन एक थोड़ा सा एनसीईआरटी से ओवरलैप करता हुआ मैं टॉपिक आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है बताने का। अच्छा, वो वादा भी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जो इधर मैंने आपसे बताया था 2 चार्ज होनी चाहिए, तो फार्मूले में 2 चार्ज आ गए, पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव आ गया। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूटी जा रही थी। फार्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर R, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करिएगा, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हों, ठीक, तो इनके बीच फोर्स होगा रिपल्सिव। दोनों चार्ज अगर निगेटिव हों तो इनके बीच फोर्स होगा रिपल्सिव, और जब भी फोर्स रिपल्सिव होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ये कहीं भी किसी भी सिस्टम की होगी। बोर्ड एग्जाम पोटेंशियल एनर्जी से न्यूमेरिकल देता है। फर्स्ट चैप्टर में जितना आता है उससे कहीं ज़्यादा सेकंड चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, और सेकंड चैप्टर से कंटेंट जो आता है वो थ्योरी पार्ट से कम आता है, न्यूमेरिकल पार्ट से ज़्यादा आता है। तो हाँ, मैं क्या बात कर रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी से न्यूमेरिकल आता है। अगर फोर्सेस रिपल्सिव हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगा। आप चाहे तो ऐसे याद कर लें या ऐसे याद कर लें, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। और एक चीज़ याद रखें, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी माइनस के साइन के साथ रखिएगा। जैसे यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव होती है, यहाँ पे आगे माइनस लगा दीजिएगा। मतलब जैसे दिया गया है -3 कूलम एंड 4 कूलम, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 4 अपॉन R का स्क्वायर,
और आगे माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो ये माइनस जो आया ऐसे समझ लीजिएगा कि यहाँ कहीं माइनस आ गया, समझने के लिए समझ लीजिएगा। बाकी मैंने मेन रीजन बताया कि जब अट्रैक्टिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, और जब रिपल्सिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ये आपको जो बहुत डीप पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बात है। बाकी अगर सिर्फ आपको काम करना है, काम चलाना है, तो उनके लिए ऐसा है कि माइनस साइन रख दीजिए यहाँ पर, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप चाहें तो चार्जेस के साइन रख सकते हैं, लेकिन फोर्स एंड फील्ड में माइनस प्लस साइन नहीं रखे जाते हैं। वहाँ पर माइनस प्लस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड को नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट देखिए, क्या मैं बात कर रहा था। मैं कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात क्या है। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E=1/4πε0 Q1 Q2 R²। Q2 होता ही नहीं है, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो U=1/4πε0, ठीक, Q1 Q2 R आया। अगर इतने हिस्से को मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये हिस्सा क्या है? एक प्रकार से देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, इसलिए नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं ER, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है तो E भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि अगर आप चाहें, नहीं गलत कर रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। भाई गलत हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाएगा ये कभी भी, लेकिन बना सकते हैं हम लोग। चलिए पोटेंशियल पढ़ने के बाद इस चीज़ को पढ़ाते हैं, क्योंकि ओवरलैप करना एनसीईआरटी को सही नहीं है। शायद मैंने करने की कोशिश की और ये गलत साबित हुआ। तो पोटेंशियल पढ़ाने के बाद इस चीज़ को पढ़ते हैं। हो तो सकता है, लेकिन अभी फोर्स के टर्म में हो सकता है, फील्ड के टर्म में नहीं। जो फार्मूला हम लोगों ने इतना बड़ा सा किया है, इतना बड़ा डेरिवेशन किया है, उस फार्मूले को अगर हमको स्लिप में करना होता है तो हम ऐसे भी कर सकते थे। आप सबको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन होता है। वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 R² इंटू R से R काट दीजिए। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 R। लेकिन ये जो डेरिवेशन हमने अभी किया है ये अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ फार्मूले पता करना हो तब सही है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन नहीं, क्योंकि डिफिनेशन कहती है टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट चार्ज, ऐसे बोलती है, ठीक। इसलिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ही करेक्ट नहीं है। लेकिन एक प्रकार का डेरिवेशन ये भी है, किया जा सकता है, कभी ज़रूरत पड़े छोटा मोटा तरीके से निकालने के लिए तो किया जा सकता है। आपदा के समय में आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं, जब आप पर कोई विपत्ति आ गई हो और आपके पास समय ना हो, आपके पास कोई हथियार ना हो, आपके पास बिल्कुल भी कोई चीज़ ना हो, तब आप इन डेरिवेशंस को कर सकते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। जी हाँ, ये क्लास 10 में आप पढ़ के आए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बहुत विधिवत तरीके से, और आपको वहाँ पर यही बात बताई गई। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कोई अंतर नहीं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डेफिनेशन पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, ना ही इसके फार्मूले के डेरिवेशन पे ज़्यादा जोर दूंगा, और मैं इसका डेरिवेशन भी नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन जैसा ही है, चाहे तो मैं इसका डेरिवेशन कराता है या पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कराता है। इसके और बहुत सारे डेरिवेशन है जो मैं आपको कराऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम के आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो डेरिवेशन नहीं कराऊंगा जो मैं करा चुका हूँ, इनडायरेक्टली करा चुका हूँ। जो बच्चे समझदार हैं वो समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? देखिए आपने यहाँ पर एक चार्ज रखा था Q1, और यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर किया था P। उसके बाद इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आपने चार्ज रखा था Q2। ये चार्ज अगर आपका 1 कूलाम का हो जाता ये, तो आपका जो वर्क डन होता ना वो पोटेंशियल एनर्जी ना कहला के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट कूलाम ऑफ चार्ज। मतलब यूनिट कूलाम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से
इस पॉइंट तक लाने में जो वर्कडन करना पड़ेगा वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस r। तो मैं r मल्टीप्लाई में नहीं लिख रहा हूँ, r फंक्शन लिख रहा हूँ, क्योंकि r जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस चार्ज q1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में इस चार्ज का कोई मतलब नहीं है। कैसे नहीं, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट कूलम ऑफ चार्ज। तो कौन सा चार्ज, जो चार्ज आप ला रहे हैं, ये चार्ज इस तरीके से निकाला जाएगा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसको निकालें कैसे, V इक्वल्स टू, ठीक, U का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R अपॉन Q2। ये Q2 इस Q2 से कट सकता है। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस r आई वो कितनी आई, y 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r। जो क्लास 10 में आपने पोटेंशियल पढ़ा है वो कहीं अलग है और ये कहीं अलग है दोनों एक ही चीज़, लेकिन इतने बड़े लेवल पर आपको वहाँ नहीं पढ़ाया गया, यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपकी पोटेंशियल का फार्मूला आ गया, वी आर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अगर आप इसका डेरिवेशन प्रॉपर्ली करना चाहते हैं तो आपने जैसे उसका डेरिवेशन किया था वैसे ही करें, बस वहाँ पर क्या करना है, Q2 की जगह पर 1 ले लेना है शुरुआत से ही, क्योंकि यूनिट कूलम ऑफ चार्ज कह रहा है। तो Q2 की जगह पे 1 ले लीजिएगा, लास्ट में यही आएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, और अगर इस चार्ज को नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पर इसका फार्मूला नेगेटिव आएगा। बस इतना ध्यान रखना है, और यही फैक्ट है। पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है नेगेटिव होता है। तुरंत नोट करिए, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इस बात को तुरंत नोट कर लें। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इस बात को तुरंत नोट कर लें। मतलब पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अब मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल कहा जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल को लो पोटेंशियल कहा जाता है। लो पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला यही है। नॉर्मली जब आपको निकालना हो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हेडिंग डालिए, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यही डेरिवेशन है और कुछ नहीं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। मतलब हमारे पास इस पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P, ठीक, उस पर हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो उसका हम फार्मूला सीधा लिख दे रहे हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। V इक्वल्स टू, इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। देखिए कितना थोड़ा बहुत इधर उधर करके कितने फार्मूले आ गए। मैंने आपको पहले बता रखा है, पॉजिटिव के लिए इसका फार्मूला पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के लिए इसका फार्मूला नेगेटिव होगा। और यही चीज़ अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकालते, तो अब मैं सारे फार्मूले साथ लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, रिवीजन दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, r²। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों अगर लाइक हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक, दोनों अगर अनलाइक हैं तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। फोर्स कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अगर होते हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऐसा होता है। फोर्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो ये सारे फार्मूले हैं। देखिए एक ही फार्मूले से बने हुए सारे फार्मूले हैं, कैसे आपस में मिलजुल कर निकल रहे हैं आप खुद ध्यान से देखिएगा। तो ये सारे फार्मूले हैं, इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, और ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। स्केलर क्वांटिटीज जो हैं पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं समय के अनुसार, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं हो सकती, कहना गलत होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती, इनकी एक डायरेक्शन होती है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अब इनके बीच अगर रिलेशन की बात करें, हम इन दोनों के बीच के रिश्ते को जानते हैं कि F इक्वल टू कितना होता है, F इक्वल टू होता है EQ, हमको बताने की जरूरत नहीं है। और अभी अभी हमने इन दोनों के बीच का रिश्ता निकाला है, वो कितना है, V इक्वल टू U/Q, इनके बीच का रिश्ता हमने निकाला
v इक्वल टू यू बाई क्यू, या u इक्वल टू क्यू वी लिखना ज़्यादा सही होगा, u इक्वल टू क्यू वी। देखिए जैसे f इक्वल टू ई क्यू था वैसे ही u इक्वल टू वी क्यू था। कितना प्यारा रिश्ता है, देखिए एकदम सिमिलर रिलेशन है दोनों के बीच। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिश्ता फोर्स के साथ जैसा है वैसे ही पोटेंशियल का रिश्ता पोटेंशियल एनर्जी के साथ है, दोनों एकदम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में अगर कोई कहे कि बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं है तो मूर्ख कहलाएगा, क्योंकि पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर में कोई अंतर ही नहीं है। कहीं से आपको भी लग ही नहीं रहा होगा कि हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप वास्तव में पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और उसी में कंटिन्यूड हैं आप। तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दूसरा कंटेंट पढ़ रहे हैं। वैसे सच्चाई ये है कि रिश्ता तो इनके बीच भी है, रिश्ता तो इनके बीच भी है, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने वाला है। बस सब करिए और देखते जाइए, मज़ेदार कंटेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक सीमित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास मस्त लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें कि आपको क्लास कैसे लगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। कोशिश करिए कि सभी पढ़ें और दोस्तों को मोटिवेट भी करिए कि घर में खाली ना बैठें। जितना हो सके सभी का समय जो है थोड़ा सा दूसरों को प्रेरित करिए पढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको ज़रूरी नहीं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ही उनको प्रेरित करें, जो भी आपके पास अच्छा कंटेंट है उनको बोलिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि हर बच्चा पढ़ना चाहिए, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं बेटा। आपकी कुछ भूमिका तो है ना इस देश के लिए, तो वो भूमिका जो इस देश के लिए है उसको आप पूरा करिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।